निरक्षीय स्थिति में वैद्युत छेद की तीव्रता। पहला वाला अच्छी था, करा दिए। निरक्षीय स्थिति में, गौर से देखिएगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही जो है हेडिंग है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति हो और वैद्युत द्विध्रुव कोई हो, उसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, यही बताना है। 3-4 चीजें ऐसी समझाना चाहता हूं शेखर, जो इस टॉपिक में यूज होगी, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात बेटा, कि अगर कहीं धन आवेश रखा होता है, 3-4 चीजें बता रहा हूं जिनका इस्तेमाल हम इस डेरिवेशन में करेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कहीं अगर धन आवेश रखा है O और किसी बिंदु A पर तीव्रता बतानी है, तो प्लस आवेश हमेशा बिंदु की ओर तीव्रता बनाता है। याद रहना चाहिए कि प्लस Q आवेश के कारण A पर तीव्रता इसी दिशा में होगी। मान लो ये वेक्टर E1 ऐसे, और अगर ये माइनस आवेश हो, माइनस आवेश, और हमको बिंदु B पर तीव्रता बतानी हो, तो माइनस आवेश के कारण तीव्रता हमेशा बिंदु के विपरीत दिशा में इस साइड होगी, ये इधर, उस बिंदु की दिशा के विपरीत। तो ये भी जहां रहेगा हम आपसे पूछेंगे तो बता देना कि प्लस आवेश के कारण बिंदु की ओर, देखो ये प्लस Q आवेश है, A पर तीव्रता A की ओर है, और माइनस आवेश के कारण तीव्रता बिंदु के विपरीत ओर आवेश की ओर है। याद रहेगा ना। दूसरी चीज कि अगर किसी बिंदु पर तीव्रता जानना चाहेंगे, तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश बटा दूरी का स्क्वायर, यही होता है। पहली चीज तो प्लस आवेश के कारण तीव्रता A की ओर, माने बिंदु की ओर, माइनस आवेश के कारण तीव्रता बिंदु के विपरीत, और किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R²। बच्चों ये सारी चीजें इस्तेमाल होगी टॉपिक में, इसीलिए बता रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। एक बात ये हो गई। दूसरा बेटा, अगर वेक्टर जोड़ने होते हैं, जैसे कई सारे वेक्टर होते हैं और जोड़ने होते हैं, तो जैसे देखो एक वेक्टर, तीव्रता वेक्टर राशि E1 इस तरह से है, और एक वेक्टर E2 इस तरह से है, ऐसे। दोनों को अगर जोड़ना हो, तो वेक्टर राशियों को जब जोड़ना होता है, तो 11th की क्लास में पढ़ा हुआ है, इसमें इस टॉपिक में या इस हेडिंग में इस्तेमाल करेंगे कि पहला वेक्टर खींच देंगे दी गई दिशा में, पहला वेक्टर दी गई दिशा में, फिर पहले वेक्टर के शीर्ष से, याद रखना, दूसरा वेक्टर दी गई दिशा में खींच देंगे। गौर से देखिएगा, अगर दो वेक्टर जोड़ना रहे तो पहले पहला वेक्टर खींचते हैं, पहला वेक्टर जहां समाप्त हो, माने पहले वेक्टर के शीर्ष से दूसरा वेक्टर बना देते हैं, और पहले वेक्टर के पुच्छ को अंतिम वेक्टर के शीर्ष से मिला देते हैं। तो ये जो वेक्टर प्राप्त होता है, यही इन दोनों वेक्टरों का परिणामी होता है। याद रहेगा। वेक्टरों को जोड़ने का सिस्टम क्या है अनुसार, पहले पहला वेक्टर खींचते हैं, पहले वेक्टर के शीर्ष से दूसरा वेक्टर बना देते हैं, जिसे जोड़ना होता है, तो दोनों वेक्टर जुड़ जाते हैं, या दोनों वेक्टरों का परिणामी आ जाता है। और इसकी वैल्यू निकालनी हो, तो दोनों वेक्टर के बीच की दिशा का आवश्यकता होती है। दोनों वेक्टर के बीच की कैसे जोड़ते हैं, यहाँ ध्यान दो। कक्षा 11 में फार्मूला पढ़ाए हैं कि दो वेक्टर अगर बीच में अल्फा कोण हो, तो उनके परिणामी निकालने का सूत्र होता है E² बराबर
E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos अल्फा। ये वही फार्मूला है परिणामी ज्ञात करने का कि P और Q दो वेक्टर हो, परिणामी R बराबर R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। आपने इसको पढ़ा हुआ है 11th की क्लास में। एक बार फिर से देखो, अगर एक वेक्टर ये E1 हो और इक्वा वेक्टर ये E2 हो, इन्हें जोड़ना हो तो सबसे पहले पहला वेक्टर ड्रा करते हैं और पहला वेक्टर जहाँ से समाप्त होता है पहले वेक्टर के शीर्ष से दूसरा वेक्टर बना देते हैं, और दोनों वेक्टर जब जुड़ गए तो पहले वेक्टर के पुच्छ को आखिरी के शीर्ष से मिला दें। ये सब चीज़ें ध्यान रखना, अभी इस्तेमाल करेंगे। और इन दोनों का अगर परिणामी जानना हो तो क्या होता है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 बीच के कोण की कास, ये चीज़ इसमें इस्तेमाल होगी, इसलिए इसको बोल दिए। ठीक है सुहाना। और मैथ का टॉपिक जानिए, इधर मैथ की चीज़ें जो इस्तेमाल होगी। दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटती है तो रेखा के इधर उधर कोण, इधर और इधर, ये एकांतर कोण कहलाते हैं, बराबर होते हैं। कौन से कोण बेटा? एकांतर कोण होंगे और बराबर होंगे दोनों, ये। और दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो रेखा के एक ही ओर जो कोण बनते हैं वह एक ही साइड संगत कोण कहलाते हैं, और यह भी बराबर होते हैं। याद रहेगा। और बच्चों कक्षा 10 में त्रिकोणमिति में पढ़े हो कि cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका भी प्रयोग होगा इस टॉपिक में। तो आप इतनी चीज़ें जानते रहिए जो हम इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रयोग होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसके लिए शर्त जानते ही हो, चार होती है यस यस यस, सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण बराबर हो, दो कोण एक भुजा बराबर हो, ये सारी कंडीशन होती है। cos थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण, ये होता है, आप जानते हो। तो इतनी चीजें तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा, एक बार फिर से कह रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं। कल मैंने अच्छी स्थिति में तीव्रता का डेरिवेशन कराया था और आपने देखा था कि वो थोड़ा इजी था, बहुत टफ नहीं था। निरक्षीय स्थिति वाला टफ है। अच्छी और निरक्षी दोनों तैयार रहना है डेरिवेशन, क्योंकि एक साल अच्छी पूछता है तो अगले साल निरक्षी, कंटिन्यूअस ऐसे पूछता है। इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें निरक्षी पूछा था, हो सकता है आपकी अच्छी पूछ ले या हो सकता है निरक्षी ही पूछे। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ है भाई, आप प्रयास करिएगा मेरे साथ समझने का। जहाँ नहीं समझ आएगा वो लाइन बोल दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दूंगा बार बार। वैसे भी 2-3 बार समझाता ही हूँ। जो चीज़ें ज़रूरत पड़ी वो सब आपको बता दिए। फिर से एक बार ध्यान दीजिए। हाँ, एक और चीज़, इसमें 1/4 ध्यान आपको केवल चित्र में देना है, क्योंकि इसका चित्र जटिल है। तो अब ध्यान से समझिएगा। वैद्युत ध्रुव, तो पहले बच्चों हम खूब धीरे धीरे समझा रहे हैं, जैसे टॉपिक समझ में आए। मेरा एक ही डेरिवेशन एक पीरियड में हो, लेकिन जो मैं पढ़ाऊँ बच्चों को कंठस्थ हो जाए, ये मायने रखता है। तो एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ा देंगे अगर कोर्स पिछड़ता रहेगा तो वो तो अलग बात है। तो यहाँ देखिए वैद्युत ध्रुव, तो पहले वैद्युत ध्रुव बनाए। सुहाना बेटा, वैद्युत ध्रुव क्या है? समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी पर हो। तो चलिए यहाँ देखिए, कोई बोलेगा नहीं, ये एक आवेश -q कूलाम का स्थान A पर रख दें। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक आवेश क्षेत्र दिखाई दिया, -q कूलाम का स्थान A पर रख दिए, और शेखर जी इसी आवेश से अल्प दूरी पर, आप जानते हो हम दूरी ज़्यादा कर देते हैं जिससे चित्र क्लियर बने, बाकी ये दोनों बहुत नज़दीक हैं। तो ये दूसरा आवेश +q कूलाम का इसी के जस्ट पास में
स्थान बी पर रखा हुआ है। और अब ये देखो हमने जो है वैद्युत ध्रुव बना दिया। समान परिमाण सुमित पाल Q और Q कूलाम के विपरीत प्रकृति माइनस और प्लस के दो आवेश परस्पर A और B पर रखे हुए हैं। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा वैद्युत ध्रुव की अक्ष हुई। तो यहाँ AB क्या है? अक्ष। और इसका मध्य बिंदु केंद्र O हुआ। केंद्र O से प्लस वाला आवेश L दूरी पर और केंद्र O से माइनस वाला आवेश भी। अब निरक्षीय ये वैद्युत ध्रुव बन गया। निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। निरक्षीय स्थिति क्या है ये जानो। अगर अक्ष की दिशा में बिंदु होते हैं तो वो अक्षीय स्थिति बिंदु होता है। और अक्ष की लंबार्धक रेखा माने जो अक्ष हो उस पर लंब भी हो और उस अक्ष के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा हो, लंब अर्धक रेखा पर अगर कहीं कोई बिंदु होते हैं तो उन्हीं बिंदुओं को निरक्षीय स्थिति के बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ देखो ये अक्ष है, इसका मध्य बिंदु ये है। अगर यहाँ से कोई रेखा खींचे तो अर्धक होगी और इस पर लंब रहे तो लंबर्धक होगी। तो यहाँ बेटा इस जो है वैद्युत ध्रुव के अक्ष की लंबर्धक रेखा ये ऐसे खींच रहे हैं और केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु यम बना दिए जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। चित्र समझ में आया? नहीं समझ में आया? स्क्वायर ये वैद्युत ध्रुव है, A पर -Q और B पर और लंबर्धक रेखा की दिशा में केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु क्या है यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। इतना समझ में आया? अब कई आवेश दिखाई दे रहे हैं, ये प्लस है और ये आप जान गए। प्लस आवेश के कारण यम पर तीव्रता यम की ओर होगी और माइनस आवेश के कारण तीव्रता यम पर विपरीत। ये सब बताए आपको। तो यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु यम पर तीव्रता इस तरह होगी कि नहीं, यम की ओर दिखाई दिया, यम की ओर होगी और इसको हम वेक्टर E1 मान ले रहे हैं। कोई दिक्कत? देख लीजिए प्लस क्यू आवेश के कारण यम पर तीव्रता वेक्टर E1 चित्र के अनुसार दिखाई दे रही है किस दिशा में होगी। अब अगर यह भी प्लस आवेश होता, ये आवेश प्लस क्यू होता तो यम पर तीव्रता ऐसे यह भी होती, लेकिन ये कैसा आवेश है तो इसके कारण तीव्रता बिंदु के अपोजिट माने -Q आवेश के कारण तीव्रता बिंदु के अपोजिट माने कहीं ऐसे होगी। इसको हम इस तरह से लिख दिए वेक्टर E2। कोई दिक्कत? ये तीव्रता वेक्टर E1 है और ये तीव्रता वेक्टर E2 है। चित्र दिखाई दिया, समझ आ रहा है? प्लस Q आवेश के कारण यम पर तीव्रता वेक्टर E1 जो बिंदु की ओर है। सब समझते जाइएगा, ये सब चीजें पहले ही बता दिए। चित्र समझिए, झंझटी है। -Q आवेश के कारण यम पर तीव्रता जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, प्लस होता तो इधर होती, माइनस है तो इधर। कई वेक्टर बन गए? दोनों वेक्टरों को जोड़ना है तो परिणामी तीव्रता आएगी। हम ये जो AB है इसके समांतर रेखा ड्रा कर दे रहे हैं। AB के समांतर रेखा ऐसे, थोड़ा चित्र क्लियर हो आपको इसलिए। अब दोनों वेक्टरों को हमें जोड़ना है। तभी अभी वेक्टर को जोड़ने का प्रोसेस बताए थे कि पहले पहला वेक्टर खींचो, जहां समाप्त हो वहीं से, ठीक है? तो ये देखो पहले पहला वेक्टर खींचा हुआ है, ये पहला वेक्टर बना हुआ है कि नहीं? पहला वेक्टर बना है, यहाँ पर समाप्त हो रहा है, यहीं से कौन सा वेक्टर बना दे माने E2 इसी दिशा में। देखो E2 इस दिशा में है तो यहाँ से इसी दिशा में एक वेक्टर ये बना दिए। कोई दिक्कत? ये कौन सा वेक्टर है? ये ऐसे, ये वेक्टर E2 दिखा। और दोनों वेक्टरों को जोड़ने के लिए तरीका क्या है?
पहले पहला वेक्टर, फिर जो है पहले से दूसरा वेक्टर, ये जुड़ गए दोनों। परिणामी कैसे आएगा? पहले वेक्टर के पुच्छ को माने यहाँ से आखिरी वेक्टर के शीर्ष मिला, माने ये जो वेक्टर है ये वाला, यही इन दोनों वेक्टरों का परिणामी है कि नहीं? माने यही वेक्टर ई है। अगर हम इसको ऐसे मिला दे तो ये समांतर चतुर्भुज पूरा हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मिला दिए हम। चित्र समझ में आ गया? चित्र बन भी गया, चित्र बन गया कि नहीं? एक बार चित्र फिर से देख लो। एक द्विध्रुव ए बी है, माइनस, अब मैथ लगेगी, पूरा चित्र बन गया है। माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी फाइनली 2l है। द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थान m पर एक बिंदु है और वहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतलानी है। प्लस क्यू आवेश के कारण m पर तीव्रता वेक्टर E1 इस तरह होगी, माइनस क्यू आवेश के कारण m पर तीव्रता वेक्टर E2 इस प्रकार होगी। दोनों वेक्टरों को जोड़ने के लिए पहला वेक्टर E1 उसके शीर्ष से दूसरा वेक्टर E2, तो ये दोनों जुड़ रहे हैं। पहले वेक्टर के पुच्छ को आखिरी के शीर्ष से मिला दिए तो यही परिणामी वेक्टर E आ गया। इससे ही हमें जानना है। समझ आया? कोई दिक्कत? अब एक चीज और देखो गौर से, ये लंबवर्धक रेखा है, ये कितना है L, और ये कितना है R, यहाँ से यहाँ तक, तो ये संपूर्ण त्रिभुज है। ये लाइन कर्ण हुई, कर्ण BM, यहाँ पर यहाँ से सूत्र क्या होगा इसका? अंडर रूट लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, तो BM बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यह भी ये L है और ये R है, तो यह भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ लिख दे, चूंकि OBM त्रिभुज OBM व त्रिभुज OAM समकोणीय है। कैसे हैं? समकोणीय। ये दोनों, इसलिए चाहे AM निकालो चाहे BM, AM BM दोनों कितना आ रहा है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, माने ये दूरी निकाल दी है कि नहीं? समझ आया? अब बेटा ये दोनों त्रिभुज देखो, यह भुजा और यह भुजा बराबर है और यह भुजा कॉमन है दोनों में। यह कोण 90-90 है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो? तो जब त्रिभुज सर्वांसम होंगे तो त्रिभुज के सारे कोण भुजा सब बराबर होंगी। अगर हम इस कोण को थीटा मान लें, इस कोण को, तो ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा कि नहीं? चलो दिखाएं, ज्योमेट्री चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज OAM और त्रिभुज OBM, ये वाला दोनों क्या है? सर्वांशम के लिए चाहे सब भुजा बराबर है चाहे दो भुजा एक कोण, तो देखा ई भुजा बराबर है कि नहीं? अब हम यह गणित तो पढ़ावत ना है पूरा लिखी, साथ में समझा कि दोनों सर्वांशम है। यह लिख देता है चूंकि दोनों सर्वांशम है। क्यों है? बता दिया, ये बराबर, ये बराबर, ये कॉमन, तीनों भुजा बराबर है सर्वांशम। यह दो भुजा एक कोण बराबर है तब वो सर्वांशम, चाहे जैसे सर्वांशम है। इसलिए जब त्रिभुज सर्वांशम होते तो उनके कोण बराबर होते। ये वाला कोण नाम पढ़ो MAO और यहाँ MBO, दोनों बराबर होंगे और मान लेते हैं कितना है बराबर? थीटा। तो ये भी थीटा, यह भी थीटा। समझ आया कि नहीं? नहीं बता दो समझ आया कि नहीं? थीटा थीटा हो गया पक्का पक्का। शेखर आदित्य दिखाई दे रहा है। अब बेटा यह रेखा और यह रेखा समांतर है, ये कौन सी रेखा हुई? तिर्यक। तो अब आप चित्र देखो, यह कोण और यह कोण बराबर बराबर होंगे। क्यों? रेखा किधर उधर एकांतर कोण, तो अगर ये थीटा है तो यह भी थीटा हो गया कि नहीं? यहाँ लिख दे, इसलिए इस कोण का नाम लिख दे। यहाँ पर मान लो क्या नाम लेते हैं? यन लिख दे, ठीक है? तो यन यम ए बराबर थीटा, बगल में लिख दे एकांतर कोण।
एकांतर कोण से थीटा हो गई नहीं। और देखो ये रेखा भी तो जो है तिर्यक रेखा है, गौर से देखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर है, यह भी तिर्यक रेखा है कि नहीं। अच्छी तरह देखो ये वाला कोण ये और ये वाला कोण रेखा के एक ही साइड कोण है कि नहीं। कौन सा कोण होगा ये, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये दोनों थीटा थीटा हो जाएंगे संगत कोण की कहानी से। तो कौन सा कोण, देखो इसको हम क्या लिखते हैं, यस लिख दे रहे हैं, कोण यस यम यन बराबर थीटा काहे, मैथ लगे कि नहीं। एक बार फिर से देख लीजिए, एक एक स्टेप देखते जाइए ध्यान से। ये वाली रेखा रेखा ए बी के रेखा या नियम ए बी के क्या है, समांतर है, और ये एम ए तिर्यक रेखा है। तो ये कोण और ये कोण संगत एकांतर कोण है, इसलिए बराबर हो गए। अगर यहाँ जो है नवनीत थीटा है तो यहाँ भी थीटा हो गया, ध्यान दो इधर। और ये रेखा एम बी तिर्यक रेखा है और ये कोण संगत कोण है, बराबर हो गए। तो ये भी थीटा पता लग गया, ये भी थीटा पता लग गया। ये पूरा कोण अगर पूछे माने E1 और E2 के बीच का पूरा कोण 2 थीटा हो गया। और अब हम E1 और E2 का परिणामी E जानना चाहें तो अभी भी सूत्र लिखे थे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 का 2 थीटा, उससे से आ जाएगा कि नहीं। इसलिए दोनों के बीच का कोण निकाले, पहले से जो जरूरत है उसको हम निकाल दे रहे हैं। इतना समझ में आया सबको। अब यहाँ देखो, चाहे इस त्रिभुज में चाहे इस त्रिभुज में cos थीटा जानना चाहे, त्रिभुज ओ एम बी में cos थीटा अगर आपसे पूछे, कहीं जरूरत पड़ेगी तो रख देंगे, cos थीटा बताइए, चाहे एम है चाहे एम है, cos थीटा बराबर सूत्र लिखा है कभी, आधार बटे कर्ण। तो आधार ये है, कर्ण ये है, ठीक है। आधार माने OB, कर्ण माने BM, तो cos थीटा बराबर L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, याद रहेगा। जहां जरूरत पड़ेगी रख देंगे, ध्यान से जानते रहिए। इधर क्लियर। अब बच्चों प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितना है E1, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितना है, इन्हें निकालने अलग अलग। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र बताए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर। प्लस क्यू आवेश के कारण एम पर तीव्रता E1, यहां पर तीव्रता क्या होगी, सूत्र याद करिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान पूरी का स्क्वायर BM स्क्वायर, क्या लिख दे, अगली लाइन से E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान R स्क्वायर प्लस, समझ आया, R स्क्वायर प्लस कौन सी चीज का मान आया, E1। ऐसे ही किसका मान निकालें, इसी प्रकार डायरेक्टली दे रहे हैं E2 बराबर, मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण, यहाँ चाहे लिख देना माइनस क्यू आवेश के कारण यम पर तीव्रता, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश बटा दूरी का स्क्वायर, दूरी वही है, परिमाण लिखते हैं दिशा नहीं, ठीक है। तो ये किसका किसका माना गया, देखो दोनों बराबर आए हैं, बराबर आए हैं, तो हम दोनों का इस्तेमाल भी करेंगे। समीकरण 2 व 3 से E1 बराबर E2, जहाँ E1 रहेगा वहाँ E2 लिख सकते हैं, जहाँ E2 रहेगा वहाँ इतना समझ में आया बेटा। अब देखो M पर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी है, वेक्टर E1, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी है, दोनों तीव्रताओं के बीच का कोण कितना है, 2 थीटा, 2 थीटा।
इसलिए अगर परिणामी तीव्रता ई जानना चाहें तो वही जो सूत्र बताए हैं वेक्टरों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम वाला, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कास अल्फा, उसे प्रयोग करें। तो यहाँ लिख दे रहे हैं वेक्टर E1 व वेक्टर E2 के मध्य, अब तो कोणवा निकाल चुके हैं, के मध्य 2 थीटा कोण है, इसलिए परिणामी तीव्रता वेक्टर ई हेतु, दिख रहा है बच्चों, वेक्टर ई हेतु परिणामी तीव्रता अगर वेक्टर ई जानना चाहें, अभी भी सूत्र लिखे थे कि दो वेक्टर अगर बीच में अल्फा कोण हो तो परिणामी निकालने का सूत्र होता है आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कास अल्फा। तो यहाँ एक वेक्टर E1 है, दूसरा का वेक्टर E2 है और बीच का कोण कितना है 2 थीटा निकाल चुके हैं ना। तो फिर ई का मान देखो, परिणामी ई का मान, इसलिए ई स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास। कोई डाउट किसी को? समझ आ रहा है? तो बच्चों वेक्टर E1 और वेक्टर E2 दोनों वेक्टरों के मध्य का कोण 2 थीटा है, इसलिए परिणामी तीव्रता वेक्टर ई का मान वेक्टरों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से ई स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 क्या चीज़ होगा कास 2 थीटा, चूँकि बीच का जो है कोण कास 2 थीटा है। अब थोड़ा ध्यान से देखो जरा, हम मान रखते हैं, सभी का क्लियर होना चाहिए सबको, जहाँ दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो जहाँ E2 है वहाँ E1 लिख सकते हैं, या जहाँ E1 है वहाँ E2। तो देखो चूँकि E2 बराबर E1, तो जहाँ जहाँ E1 है वो E1 लिखा रह दिए, जहाँ E2 है वहाँ भी E1 लिख दिए, ठीक है। प्लस 2E1 इंटू E1 इंटू कास 2 थीटा, त्रिकोणमिति लग रही है, आगे हल करते हैं यहाँ। इसलिए ई स्क्वायर बराबर, कोई असुविधा किसी को? ध्यान दीजिएगा, E1 स्क्वायर और E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर, इधर क्लियर, और E1 और E1 2E1 स्क्वायर कास 2 थीटा लिखा रहने चाहिए। अगली लाइन से 2E1 स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कास 2 थीटा, देखते रहिएगा आप लोग, समझ आ रहा है? कास 2 थीटा का भी सूत्र लिखा है, तो 2E1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस कास 2 थीटा सूत्र लिखा है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह लिखा है 1 से 1 2 दूनी 4E1 स्क्वायर कास स्क्वायर, किसका मान आया ये? अब जो है सुमित पाल, ई का मान क्या होगा 4 वर्गमूल 2 E1 स्क्वायर का E1 कास थीटा, किसका मान आ गया बेटा? मान रख दें अब E1 और कास थीटा का बराबर, बोला जी 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये किसका मान रख दिए? E1 का। उसके बगल में किसका मान लिखना है? कास थीटा का मान यहाँ आया है, क्या है? L अपान अंडर रूट, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये 2L के साथ कर दें, Q इंटू 2L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए जरा, Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं? और कल अभी बताए थे कि L जो है बहुत छोटी राशि है, तो R की तुलना में नगण्य होगी,
तो यहाँ लिख दे रहे हैं चूंकि L इज वेरी वेरी लेस देन R, इसलिए L स्क्वायर इज मोर लेस देन R स्क्वायर, इसलिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का लगभग मान R स्क्वायर हो जाएगा ना, और Q इंटू 2L क्या हो जाएगा P। तो अब यहाँ E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L को R स्क्वायर L स्क्वायर जगह, यहाँ R स्क्वायर L स्क्वायर जगह, तो ये हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान अंडर रूट R स्क्वायर माने R, और R स्क्वायर से गुणा हो गया, और ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। ऑलरेडी सब लोग समझ रहे हो कि टफ है। और बच्चों जब अच्छी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक लाए थे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/r³ आया था। तो माने निरक्षीय स्थिति में तीव्रता अच्छी स्थिति की तीव्रता की आधी आती है, वहाँ 2p/r³, यहाँ केवल p/r³। तो ये बेटा डेरिवेशन हो गया। सुहाना कह सर एक बार और समझा दो। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो जो जो चीजें इस्तेमाल होनी थी पहले ही समझा दिए थे। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, -q और +q आवेशों से मिलकर बना। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष की लंबाई 2l है, केंद्र से दोनों आवेश L दूरी पर है। केंद्र O से लंबवर्धक रेखा की दिशा में R दूरी पर बिंदु M है, जो निरक्षीय स्थिति का बिंदु है। यहीं पर इस द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालनी है। सुमित जी, +q आवेश के कारण M पर तीव्रता वेक्टर E1 ms के द्वारा दिखाया मैंने, और बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण M पर तीव्रता वेक्टर E2 इस तरह से दिखाया। चित्र देखो, इन्हीं दोनों तीव्रताओं का वेक्टर योग निकालना है। पहले पहला वेक्टर E1 खींचे, जहां समाप्त हो वहीं से कौन सा वेक्टर ड्रा कर दिए। पहले वेक्टर के शीर्ष पुच्छ को M को शीर्ष N से मिला दिए, दोनों वेक्टरों का परिणामी वेक्टर E पता लग गया MN के द्वारा। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में ये L है, ये R है, तो कर्ण का वैल्यू √r²+² यहाँ भी √r²+L²। दोनों त्रिभुजों में ये भुजा बराबर, ये कॉमन, ये भुजा बराबर, तो दोनों क्या हो गए। अगर इस कोण को थीटा मान ले तो यह भी थीटा, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये कौन सी रेखा हुई। तो इधर इधर वाले कोण कौन सा कोण, माने कोण NMA थीटा होगा। और ये दोनों कोण कैसे कोण हुए, बराबर हुए, तो SMN थीटा हो गया। तो दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना हो गया। ठीक है, तो अगर E1 और E2 का परिणामी के मध्य 2 थीटा कोण है, परिणामी जानना चाहे तो E² बराबर E1² + T² + 2E1 E2 cos 2 थीटा। अब E1 और E2 वैल्यू निकालें। +q आवेश के कारण M पर तीव्रता E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/Bm² माने Q/r² + L² अंडर रूट गायब हो गया। ऐसे ही -q आवेश के कारण M पर तीव्रता, यहाँ लिख देना -q आवेश के कारण M पर तीव्रता। E2 जाने तो वो भी इतना ही आया, दोनों तीव्रताएं बराबर हैं। तो जहाँ E2 है इस सूत्र में, वहाँ क्या लिख दे E1² 2E1 cos 2 थीटा, दोनों जुड़ गए तो वहाँ क्या हो गया 2E1², और 2E1² cos 2 थीटा में 2E1² कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा cos 2 थीटा का क्या सूत्र लिखिए। और बेटा 1 कट गया तो E² बराबर क्या आ गया 4E1² अंडर रूट लिए 4/2, इसका E1 इसका cos थीटा, E1 का मान रख दिए, cos थीटा का मान रख दिए, Q इंटू 2L को P लिख दिए, √r²+L² या r²+L² को केवल r² मान लिए, L² नगण्य कर दिए, डेरिवेशन आ गया। तो इस तरह से निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/r³ 3 बार